नमस्कार, स्वागत है आपका एसईएन सरदार शहर में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी संघ ने की प्रेस वार्ता। राज्य सरकार द्वारा पेंशन आदेश जारी नहीं करने पर जताया आक्रोश। सरदार शहर बुधवार को राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी संघ ने प्रांतीय आह्वान पर प्रेस वार्ता कर राजस्थान सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना नहीं करने पर अपना विरोध प्रकट किया। इसी को लेकर शिक्षक संघ ने राज्य सरकार द्वारा पेंशन आदेश जारी नहीं करने तथा इसे लंबित करने के लिए पनपे आक्रोश तथा सरकार द्वारा उक्त कार्मिकों के प्रति असंवैधानिक व प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से वंचित करने की नीति को उजागर करने के लिए रुद्रा रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता कर अपनी पीड़ा को जाहिर किया व अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की अपील भी की। प्रदेश संयुक्त मंत्री राजकुमार तिवारी ने बताया कि सरकार की उक्त कार्मिकों के प्रति दोयम दर्जे की नीति अपनाने के साथ ही उन्हें संविधान प्रदत्त अधिकारों से वंचित करते हुए सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश को भी दरकिनार कर कार्मिकों को पेंशन परिलाभ से वंचित करने का कुप्रयास किया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राठौड़ ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जोधपुर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त कार्मिकों की नियुक्ति वर्ष 2004 से पूर्व की मानते हुए इन्हें पेंशन योजना 1996 का लाभ दिए जाने का आदेश जारी किया था। फिर भी उच्चाधिकारियों द्वारा सरकार को गुमराह कर हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। प्रदेश में समायोजित शिक्षकों की कुल संख्या 8000 थी, जिसमें अब मात्र 4000 रह गई। फिर भी सरकार द्वारा समायोजित कार्मिकों से बुढ़ापे की रोशनी छीनकर अंधेरे का जीवन यापन करने के लिए बाध्य करने की रणनीति अपनाई जा रही है। समायोजित शिक्षक संघ के सदस्य शिव प्रसाद पारिक ने आए हुए सभी मीडिया कर्मियों का आभार जताते हुए इस मामले में सहयोग कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की अपील की। शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीघ्र ही मांग पर विचार नहीं किया गया तो प्रदेश स्तर पर नई रणनीति बनाकर सरकार का घेराव किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। सरकार से हम समायोजित शिक्षाकर्मी की जो प्रमुख मांग है कि हमें जो हमारी नियुक्ति तिथि की सेवाओं को मानते हुए और हमें 2005 के पूर्व के सेवाओं को जब सरकार ने इंक्लूड कर लिया, उसी प्रकार से वेतन भत्ते मिले हैं, तो वो पुरानी पेंशन ही हमें मिलनी चाहिए। ये मुख्य मांग हमारी है। और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका और हाई कोर्ट का भी पहले फैसला आ चुका। सरकार दोनों जगह गुमराह कर रही है, कभी किधर और कभी किधर, एक लंबा समय खींच रही है कि कर्मचारी किसी प्रकार से चले जाए। तो ये मुख्य सरकार लाभ देना चाहिए, जबकि सरकार को कोई नुकसान नहीं है। अधिकारी अब हरदर्मिता से ये सिद्ध कर रहे हैं कि सरकार को नुकसान होगा, जबकि हम कहते हैं टेबल पे बैठे हम कह रहे हैं सरकार को हमारे को पुरानी पेंशन देने में कहीं भी नुकसान नहीं हो रहा। आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे रणनीति अभी गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन करेंगे न्यायालय के फैसला मनवाने के लिए। और अभी 2 अक्टूबर को हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं सद्बुद्धि यज्ञ, और उसके बाद जैसे जैसे हमें प्रदेश कार्यकारिणी हमारी निर्देश देगी उसी प्रकार से आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार से कि जब न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपने निर्णय कर्मचारियों के हक में बता दिए, अब हम चाहते हैं कि हमारे जो है न्यायालय के निर्णय को सरकार माने और एक कर्मचारी हित में जो है सरकार जो है एक जन कल्याणकारी सरकार जो है अपना फैसला लागू करे। यही हमारी मुख्य मांग है। सरदार शहर वरिष्ठ स्काउट गाइड मीनालाल बाबर का मेरिट ऑफ मंडल अवार्ड के लिए चयन। बाबर लंबे समय व समर्पित भाव से कर रहे हैं संगठन की सेवा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ के सबसे वरिष्ठ स्काउटर उप प्रधान मीनालाल बाबर का मेरिट ऑफ मंडल अवार्ड के लिए चयन किया गया है।
आपको बता दें, राज्य मुख्यालय जयपुर द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक संभाग स्तर पर एक स्काउटर का मेरिट ऑफ मंडल अवार्ड के लिए चयन किया जाता है, जिसमें इस बार मीनालाल बाबर को उनके दीर्घकालीन कार्यकाल व उनके समर्पित भाव को देखते हुए इस अवार्ड के लिए चयन हुआ है। अवार्ड के लिए मनोनीत होने पर स्थानीय संघ के कार्यकर्ता, उनके परिजन व शहरवासियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी ने बाबर को अपनी शुभकामनाएं प्रदान की है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। सरदार शहर कच्चे बस स्टैंड पर बीती रात 2 दुकानों के टूटे ताले, चोरों ने मोबाइल की दुकान से 40,000 रुपयों का चुराया सामान। स्थानीय कच्चे बस स्टैंड पर पिछले कई दिनों से लगातार चोरों के हौसले बुलंद है। यहां पर बीते दिनों कई चोरियां हो चुकी है, जिनमें 2-3 मोटरसाइकिल, बस के अंदर से सवारियों का सामान व रुपयों के चोरी होने की जानकारी मिली है। व्यापारियों ने बताया कि यहां पर कोई चौकीदार की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। वहीं लगातार चोरियां होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने के कारण चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बीती रात एक मोबाइल और एक कपड़े की दुकान में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें मोबाइल की दुकान से लगभग 40,000 कीमत का सामान चुराने की जानकारी मिली है। वहीं चोरों द्वारा कपड़े की दुकान के सिर्फ ताले ही तोड़े गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि फिलहाल चुनाव व कोरोना के कारण स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से बराबर गश्त नहीं हो पा रही। इसी का चोर फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इन घटनाओं को देखते हुए अब सतर्कता के साथ व्यापारियों से बात कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सैनी मोबाइल के मालिक सारसर निवासी भागीरथ पुत्र अन्नाराम जाति माली ने थाने में रिपोर्ट देकर अज्ञात के खिलाफ कच्चा बस स्टैंड अपनी दुकान से 50,000 रुपए के सामान की चोरी होने का मामला दर्ज करवाकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। सुबह आप यहाँ पे आए तो? हम यहाँ आए तो ताला टूटा हुआ पड़ा था और दुकान का सेंटर ऊंचा था और एक दूसरी दुकान है उसका भी ताला टूटा हुआ मिला है और हमने FIR दर्ज करवा दी, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं है। पहले कई बार यहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, एक साइकिल चोरी हुई है कल 2 दिन पहले ही पास वाली पड़ोसी की यहाँ से उठा ली गई। इसमें प्रशासन है वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी और स्टैंड के ऊपर कोई प्रकार की प्रशासन की वो कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब हर दिन चोरी होती जा रही है। कितना नुकसान हुआ है आपका? मेरा 50,000 के आसपास का नुकसान। क्या क्या ले गए आपका? मोबाइल है, स्पीकर है, ब्लूटूथ है और मोबाइल एसेसरीज है, ऐसे कुछ आइटम है। क्या मांग है अब आपकी पुलिस से? हमने तो दे दिए है FIR में और जो हमारा सामान जो चोरी हुआ उसकी रिपोर्ट दे चुके हैं। आप जब सुबह आए तो क्या देखा आपने? सुबह आया तब इधर दुकान के दोनों ताले टूटे हुए थे, तो ताले इधर उधर देखे तो एक ताला उधर पड़ा था। तो फिर 1-2 आदमियों को और बताया तो सब आदमी इकट्ठा हो गए थे, लेकिन चोरी नहीं हुई मेरी। लेकिन शटर ऊंचा उस लोगों ने नहीं किया, ताले टूटे हुए मिले थे। सिर्फ सामान देखा, सुरक्षित सामान था। लेकिन इधर कभी मोटरसाइकिल दिन में भी चोरी हो जाती है। कल मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, लेकिन इधर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कोई नहीं है। पुलिस से मांग करते हैं कि इधर थोड़ा ख्याल रखें, इधर आप कुछ गश्त या नाइट ड्यूटी करें तो इधर कुछ व्यवस्था सुधर सकती है। सर, कच्चे बस स्टैंड पे पीछे भी कई चोरियां हुई है, रात को फिर 2 दुकानों के ताले टूटे हैं, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? इस संबंध में हम लगातार गश्त कर रहे हैं। रात वाले का हमने पता किया, एक जगह ताला टूटा है तो 4:10 पर 10 मिनट के अंदर वो ताला वाला तोड़ करके हरकत करके 10 मिनट में चोर वापस भगाया। रात को गाड़ी गश्त में थी और अधिक गहनता से गश्त करेंगे। दूसरे दुकानदारों से मीटिंग लेकर के इस कच्चे बस स्टैंड पर काफ़ी दुकानें हैं, अगर कोई इनके दुकानदारों के लेवल पर ही एक चौकीदार की व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, पुलिस को सहयोग मिलेगा। चूँकि अभी कोरोना ड्यूटियाँ भी बहुत चल रही है और चुनाव भी चल रहे हैं, इसलिए जाब्ते की भी भयंकर कमी चल रही है। फिर भी हम और जितना अधिक प्रयास होगा, जितना अच्छी व्यवस्था दे पाएंगे वो दे रहे हैं और देंगे। विवाहिता का अपहरण कर जहर देकर मारने का आरोप, परिजनों व ग्रामीणों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए सड़क पर लगाया जाम। रतन नगर पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि 28 सितंबर को रतन नगर के वार्ड नंबर 3 निवासी
ललिता प्रजापत पड़ोस में रहने वाली 3 महिलाओं के साथ स्वयं सहायता समूह से लिया लोन जमा कराने के लिए चूरू जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में उसी वार्ड के सलाउद्दीन उर्फ पिंटू ने टेम्पो को जबरन रुकवाकर विवाहिता का अपहरण कर लिया। बाद में आरोपी विवाहिता को जहर देकर उसे रास्ते में फेंककर चला गया। सूचना पर परिजन विवाहिता को उपचार के लिए पहले चूरू बाद में बीकानेर लेकर गए, जहां पर ललिता ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद रतन नगर पुलिस की मौजूदगी में मंगलवार को पीबीएम अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। घटना की जानकारी के बाद आक्रोशित परिजनों व गांव वालों ने शव को पिकअप में रखकर हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौरिया, रतन नगर थाना अधिकारी लूणकरण सिंह मौके पर पहुंचे व आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। साथ ही चूरू पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख से वार्ता के बाद परिजन कुछ शांत हुए और विवाहिता के दाह संस्कार को तैयार हुए। जैसे अब ये सामने आ रही हैं कई बातें कि ये जो आरोपी था ये फितरती था या फिर इस टाइप का इसके पहले भी थे मुकदमे। तो इस संबंध में मेरी जनता जनार्दन से यही मैं कहूँगा कि आपकी नॉलेज में यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जिसको देख के आपको लगता है कि ये संदिग्ध है या फिर ये फितरती किस्म का है, तो उसमें आप जल्द से जल्द पुलिस को रिपोर्ट करें। कई बार कई लोग अपने कि हमारा नाम फजूल में आएगा या फिर किसी भय के कारण किसी का नाम बताने से कतराते हैं। तो ये घटना ही नहीं, बाकी घटना में भी यदि कोई संदिग्ध है या फिर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है तो आप जल्द से जल्द पुलिस को इत्तला दें। पुलिस की अभी तक की क्या कार्रवाई? रतन नगर थाने में FIR दर्ज हुई थी। अपनी जो लड़की है उसके ससुर ने उसके पति की तरफ से ये FIR दर्ज हुई। कल रात को तुरंत मामला दर्ज कर लिया गया था। इसमें सलाउद्दीन पिंटू करके है आरोपी, जिसका नाम सामने आ रहा है। मुस्तगीसों ने इसमें बताया है कि वो लड़की का अपहरण करके ले गया और उसको जहरीला पदार्थ खिला के उसकी मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई कर रही है। आरोपी की दस्तयाबी के लिए टीमें लगी हुई हैं। इसमें मैं आप सबको जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन देता हूँ। सर मार्केट में, हाँ जी बताओ। मेरे लड़के की भूई की कोई काम से चूरू जा रही और ये बिहार में टेम्पो में बैठी थी और थोड़ी दूर चलने के बाद में वो सलाउद्दीन नाम का लड़का और फिर जो टेम्पो में से उतारी है, फिर मारपीट की है और गाड़ी में डाल के ले गया। फिर इसके बाद में भी इनको कहने दिया 1 घंटा के बाद वो गली में डाल के चला गया। फिर इसके बाद देख के चूरू एडमिट किया, डॉक्टर भी इसका इलाज चालू किया। फिर रात को 10 बजे मैंने बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर में भी इसका इलाज चला और इसकी मौत हो गई। आपको धमकी दी जा रही है उनकी और मेरे लड़के को ये धमकी दे रहा है कि तुम रिपोर्ट करेंगे तो हम तेरी जान लेंगे, जान से मारने का धमका दिया है। और पुलिस की रिपोर्ट हम लिखा दी और मेडिकल अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। अभी तक ब्लड का अरेस्ट नहीं हुआ है। और भी के बाद पुलिस रतन नगर थाने से जाके लाश को दिला ली और वो अभी तक भी लड़के को अरेस्ट नहीं किया। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मंतूराम है। एबीवीपी ने हाथरस कांड के अपराधियों को फांसी देने की मांग। माननीय राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिला मुख्यालय पर आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर हाथरस कांड के अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सह मंत्री हरीश कुमार वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस क्षेत्र में 14 सितंबर को हुई गैंगरेप की घटना में पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई है और उसकी मौत हो गई। इस जघन्य अपराध का विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध के साथ आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग करती है। ज्ञापन देने वालों में प्रांतीय सदस्य विक्रम मेघवाल, संगठन मंत्री आकाश भारतीय, प्रशांत शर्मा, जिला सह संयोजक रौनक दादीज, हर्ष भारद्वाज, राहुल पारिक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यूपी राज्य में हाथरस क्षेत्र में जैसे बलगैर के साथ बलात्कार हुआ है, उसके लिए विद्यार्थी परिषद चूरू आज ज्ञापन देने श्रीमान कलेक्टर महोदय को महामहिम जी के नाम मांगी है कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। आपका नाम? मेरा नाम रौनक शर्मा, जिला सह संयोजक विद्यार्थी परिषद चूरू।
मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण को लेकर सभापति से किया संवाद। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए दिए उचित दिशा निर्देश। चूरू कलेक्ट्रेट में जन सुविधा केंद्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभापति पायल सैनी से चूरू शहर में कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सभापति से आमजन में कोरोना के प्रति किस तरह के हालात हैं, जिला मुख्यालय पर कोरोना संक्रमण की स्थिति कैसी है, बचाव के क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं आदि बिंदुओं पर चर्चा कर उचित दिशा निर्देश दिए। चूरू कोविड केयर सेंटर में 63 जने हुए नेगेटिव। डॉक्टर एहसान गोरी ने होम आइसोलेशन के लिए भेजा घर। जिला कोविड केयर सेंटर में कोरोना महामारी के तहत बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गोरी के नेतृत्व में 63 संक्रमित लोगों को नेगेटिव होने पर होम आइसोलेशन के लिए घर भेजा गया। इस मौके पर डॉक्टर एहसान गोरी ने सभी नेगेटिव लोगों को घर में रहकर कोरोना गाइडलाइन का यथावत पालन करने की सलाह दी। इस अवसर पर डॉक्टर शशांक चौधरी, डॉक्टर कविता माहिच, डॉक्टर इमरान गोरी, डॉक्टर एमएच मंसूरी, किशन गोस्वामी, हरफूल सिंह व अजीत चौहान आदि ने सहयोग किया। जी, कल हमने हमारे कोविड केयर सेंटर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो पेशेंट्स थे उनकी सैम्पलिंग करवाई थी। काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। कुल 42 लोग एएनएम ट्रेनिंग सेंटर से पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। जिले के अंदर कुल 63 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, जो कि पिछले 7 महीने में हाईएस्ट आंकड़ा है, रिकॉर्ड आंकड़ा है कि 63 लोग जिले में एक साथ पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। जिला कोविड केयर सेंटर जो है एएनएम ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ से 42 लोगों को भी कोविड की गाइडलाइन बताते हुए डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी अपने अपने घरों पे जाएंगे। इनको 14 दिन के लिए होम आइसोलेट किया गया है। धन्यवाद डॉक्टर एहसान। सर, कितनों की जांच हुई थी? यहाँ पे जांच हुई थी 52 लोगों की। 52 में से 42 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। जिले के अंदर और भी जगह पे जो जांचें हुई थी उसमें कुल 63 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव। सुजानगढ़ हाथरस कांड के अपराधियों को फांसी देने की मांग। शहरवासियों ने सड़क पर रैली निकालकर आरोपियों के खिलाफ जताया आक्रोश। बुधवार को सुजानगढ़ के आम नागरिकों ने हाथरस में भारत की बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की। शहरवासियों ने स्टेशन रोड से मुख्य मार्ग होते हुए रैली निकाली व आरोपियों के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों का चूरू पहुंचने पर स्वागत। सर्किट हाउस में सदस्यों ने किया आयोजन। चूरू जिला मुख्यालय पर आज सर्किट हाउस में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य शिव भगवान नागा व नुसरत नफी का चूरू पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा बाल कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर शिव भगवान नागा व नुसरत नफी ने अपने अनुभव साझा करते हुए सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व बाल कल्याण समिति के सदस्यों के साथ बैठकर विस्तार से चर्चा की। आप ये मत सोचिए कि हमें झुंझुनू से कोई बात नहीं करी। पूरी बात करके उन्होंने बड़े तरीके से और बहुत सलीके से जवाब दिया। ये तो तरीका आपका अच्छा भी और हमारे हम उनके जवाब से बात कर रहे हो मुतमईन है जो उन्होंने बोला। हमें तो ऊपर से कोई आदेश है कि भाई तुम, हमें थोड़ी पता था
कि क्या मामला है, किसी ने कहा है या कोई स्पेशली हमारे पास किसी का फोन आया था? हम यहाँ ब्लेम करने नहीं आए। एक्चुअली में क्या हुआ है? जैसे भी जिसको आवश्यकता होती है उस हिसाब से मतलब सिंगल पॉइंट है, पुलिस की सहायता है, पुलिस की करेगी तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। उसको वकील से ये तो हम अपराधिक आ गई आपके पास, उसके बाद आपने देखिए अब बच्चे सर एस के वजह से आई थी और ये बच्चे आई थी, उन्होंने अपने एप्लीकेशन में सर साफ दिखाई कि साफ नहीं करेंगे एस के कागज में का होता था और हमारे गाँव में सिंगल काउंसलिंग की बात ये काउंसलिंग है ना। सरदार शहर गांधी चौक में हाथरस के हैवानों के खिलाफ आक्रोश। वाल्मीकि महासभा के नेतृत्व में सर्व समाज ने निकाला कैंडल मार्च। उत्तर प्रदेश के हाथरस में देश की बेटी के साथ हैवानियत को लेकर पूरे देश में गुस्सा अपने चरम पर है। देश भर में आए दिन बेटियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सभी ने एक सुर में अपना विरोध दर्ज करवाया है। वहीं सरदार शहर में भी वाल्मीकि समाज के नेतृत्व में सर्व समाज ने कैंडल मार्च निकालकर हैवानों को फांसी देने की मांग की। इस मौके पर सर्व समाज ने यूपी पुलिस के खिलाफ जमकर नारे लगाए व पीड़िता का परिवार की अनदेखी कर हिंदू धर्म की मान्यताओं को ताक पर रखकर अंतिम संस्कार करने के खिलाफ भी अपना आक्रोश व्यक्त किया। विरोध प्रदर्शन करने वालों में वाल्मीकि समाज के आकाश झुंझावत, पूर्व उप चेयरमैन मुरलीधर सैनी, एडवोकेट राजेंद्र सिंह पुरोहित, सुनील मीणा, बीरबल गिला, पूर्व पार्षद मदन ओझा, अमिताभ चावरिया, तिलोक लोहरा, राहुल बैरवा सहित सर्व समाज के लोग शामिल हुए। मनीषा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद। मनीषा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रोगियों में न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मनीषा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हथियारों को यूपी के हाथरस क्षेत्र में मनीषा वाल्मीकि के साथ कुछ दरिंदों ने दरिंदगी की है। हम प्रशासन और शासन से यही मांग करते हैं कि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। यूपी पुलिस ने जो रात में उस वाल्मीकि बेटी के साथ जो रात को ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था और उनके परिजनों को बताया भी नहीं गया था, आज सरदार शहर में समस्त सर्व समाज की ओर से यहाँ श्रद्धांजलि रखी गई है और मुझे उम्मीद है संविधान पे कि उन्हें सजा मिलेगी। हम जिस प्रकार से बहन मनीषा बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो दुरिंदों ने जो घटना की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बहन मनीषा को न्याय दिया जाए। और यूपी पुलिस ने जो परिवार की बिना अनुमति से बहन के जो अंतिम संस्कार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी की सजा देनी चाहिए। भी हमारे बहन जो मनीषा वाल्मीकि उसका गैंगरेप हुआ है, तो मैं प्रथम जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र जी मोदी है उनसे मैं अपील करता हूं कि यह दो दरिंदे उत्तर प्रदेश के अंदर रोड पर घूमते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, इनको जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा देकर और फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। हमारी यही उम्मीद है। एक वाल्मीकि और एक दलित वर्ग की बेटी होने के कारण से इनको न्याय जल्दी क्यों नहीं मिल रहा है। मेरे एक सवाल है योगी पुलिस से और मुख्यमंत्री योगी जी से कि जिस प्रकार रात के अंधेरे में बहन को जलाया गया, क्यों हिंदू धर्म में यह संस्कार होता है कि शाम 5 बजे के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता। और जिस प्रकार हम योगी जी से ये मांग करते हैं, जो यूपी पुलिस से हम ये उम्मीद रखते हैं
जिस प्रकार जेल में घुसकर अपराधियों को सजा मिल सकती है, तो अब जो सड़कों पर सरेआम गुंडागर्दी घूम रहे हैं उनको फांसी की सजा क्यों नहीं हो सकती। मैं तो ये मांग करता हूँ उन सालों को रोड पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, जब ही हमारी बहन को न्याय मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि योगी जी सरकार से कि वो हमारे मनीषा बहन को न्याय जरूर देंगे।